नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे शानदार तरीके से ब्रेकआउट लेवल भी मिला है और कुछ कंपनीज के ऊपर बुरी तरीके से करेक्शन भी देखने को मिला। तो वो कौन सा सपोर्ट लेवल तक आ सकते हैं, कहाँ तक गिर सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे सारे जो डेटा है एज ए एजुकेशन पर्पस में मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और चैनल को भी फॉलो अप कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मैं अगर एक डेटा दिखा दूं तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली कंपनी के जर्नी होने के बाद अचानक ऐसे क्या हो गया कि कंपनी के ऊपर कुछ टाइम ऑफ पीरियड में एक फॉल देखने को मिला। तो कंपनी को तो और भी भागना चाहिए था। देखिए, पहली बात, कंपनी के ऊपर जब मुझे एक ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से ट्रेड मिले। पहले एक छोटा सा शोल्डर बने और एक बड़ा सा हेड बने, उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर बने। तो इसको कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और वो भी किस तरीके से, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको कहा जाता है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप ध्यान से देखना, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, मैं इंतजार किया कि कब रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली रिटेस्ट भी किया और कंपनी धीरे धीरे करके क्या किया, ऊपर जाकर इस लेवल को, टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी का एंट्री पॉइंट एंड बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट पॉइंट भी मिला है। अभी चीज़ों को समझिए, चीज़ों को पहले समझिए कि कंपनी जिस तरीके से एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट को यहाँ पे अचीव किया है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर तो और भी ऊपर जाना चाहिए था। कंपनी को यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर जाना चाहिए था, मगर ऊपर गया नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी लगातार इस गिरावट के पीछे एक बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बड़ा न्यूज चैनल के माध्यम, मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड के जो न्यूज चैनल है उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि समर्थन मदरसन डिक्लाइन आफ्टर BMW डाउनग्रेड्स 2024। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर, समर्थन मदरसन सुमी और BMW, ये कैसे बात हो गया कि BMW का जो डाउनग्रेड, मतलब उसका सेल्स कम हो गया, उसके इफेक्ट डायरेक्टली मदरसन सुमी के ऊपर क्यों पड़ा? देखिए, उसके पीछे रीजन समझने के लिए आपको समर्थन का क्लाइंट को देखना चाहिए। देखिए, कम समर्थन मदरसन सुमी जो क्लाइंट से टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनमें से ऑडी के ऊपर 26%, साथ ही साथ बाकी जो देखिए बहुत सारे कंपनी भी है, सेट्स है। तो BMW भी एक कंपनी है जिसके ऊपर 7% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो सोचिए, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर 7% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उस कंपनी के ऊपर सेल्स अगर डाउन हो गया, तो कंपनी के ऊपर तो एक रेवेन्यू इसके इफेक्ट आएगा। तो यही न्यूज कंपनी के ऊपर इफेक्ट ले रहा है, मतलब यही डेटा कंपनी के ऊपर इफेक्ट लेके आया है। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के पीछे रीजन कौन सा है, फाइनली आज रीजन में आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को आपको पहले समझना होगा, चीज़ों को आपको डीपली रिसर्च करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। एक्चुअली आपको वो पॉइंट जानना है कि एक्चुअली कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, हम लोग अगर इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, चलो आज बाई कर लिया, मैं 10 साल नहीं देखूंगा, वो अलग बात है। उसके लिए आपको कौन कौन सा मंथ में सेल कम हो गया, कब प्रॉफिट कम हो गया, ये देखने का जरूरत नहीं है। आपको तब वो चीज़ देखने का जरूरत है जब आप एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड ले रहे हैं, आप एक पोजीशन ट्रेड ले रहा है। तो उसके अगेंस्ट में आपको ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो होगा क्या, क्योंकि इस तरीके से न्यूज आने के बाद कंपनी के शेयर में फॉल दिखेगा, तो वहाँ पे कोई भी पैटर्न्स मिले तो उस वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज मिले, तो यहाँ पे जो बाइंग का रेंज मिले उसके अगेंस्ट में देखूंगा, देखूँ तो 22% के आसपास रेंज मिले। टोटल डाउन साइड से मैं अगर टॉप लेवल तक, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे डाउन साइड है, इस टोटल रेंज को अगर मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल जो रेंज निकल कर रहा है करीबन 22%। अभी इस डेटा के हिसाब से मैं बात करूं तो 22% का टोटल जो रेंज बना, 22% का जो टोटल रेंज मिला, उस 22% के रेंज के अकॉर्डिंग कंपनीज के ऊपर एक जबरदस्त, आप देखेंगे तो जबरदस्त एक जो डेटा मिला है, उसके अगेंस्ट में जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है। और इस परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में जब भी नीचे आएगा तब एक एंटी बनेगा और इस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे बाइंग हो रहा था तब देखिए वॉल्यूम भी देखिए बहुत स्ट्रांग था, इसका मतलब वो नीचे आने का चांसेस था। तो नीचे आ तो रहे थे मगर टच नहीं किया, तो इसलिए मैंने एंटी नहीं लिया। तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई भी ट्रेड लेना है तो ये सारे पॉइंट्स को आपके सामने, आंखों के सामने होना चाहिए। हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटजीज को आपको याद रखना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल। जिस खबर का इंतजार था वो खबर तो मिल चुके हैं कि आरबीएनएल के ऊपर देखिए लगातार लगातार प्रोजेक्ट तो मिलते चले जा रहे हैं, फिर भी आरबीएनएल लगातार गिरते चले जा रहे हैं।
तो प्रोजेक्ट मिल रहा है मतलब कंपनी को तो भागना चाहिए था। उल्टा हो रहा है, कंपनी गिरते चले जा रहा है। उसके पीछे रीजन देख लीजिए। पहले रीजन को दिखाने से पहले चार्ट को दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी एक लगातार जर्नी होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन तो हो रहा है, छोटा मोटा करेक्शन हो रहा है। देखिए, अभी जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन को मैं करेक्शन नहीं कहूंगा, उस फॉल को मैं फॉल नहीं कहूंगा, क्योंकि वो फॉलिंग जो है वो स्ट्रांगली सेलिंग फॉलिंग नहीं है। आप एक बार इस वॉल्यूम को देख लीजिए। जब कंपनी यहाँ पे रॉकेट बना था, मतलब एक बिग बाउंस किए थे, एटलीस्ट डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 50% जम देखने को मिला था, वो भी एक हफ्ते के अंदर। उस टाइम वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पे भी जम हुआ, वॉल्यूम देखिए। और जब करेक्शन हो रहा है तब वॉल्यूम देखिए वीक होता चला जा रहा है, वीक होता। तो जिस दिन पॉजिटिव कैंडल बने उस दिन हाई वॉल्यूम के साथ, और जिस दिन गिरता हुआ देखने को मिले वॉल्यूम बहुत वीक है। मतलब क्या है? मतलब है कि सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितना बायर एक्टिव है। मतलब सेलर तो कोशिश तो कर रहा है सेल करने के लिए, तो बायर इतना ज़्यादा एक्टिव है कि सेलर की जो कोशिश है वो नाकाम हो रहा है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है आप जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करेंगे, दो चीज़ों को आपको याद रखना है। आपने जिस स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करके काम किया, उस स्ट्रेटेजीज में कितना दम है। जैसे देखिए, मैंने इस कंपनी के ऊपर बहुत बार ट्रेड लिया। जैसे देखिए, यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना 31% का, दो बाइंग कैंडल का, दो बाइंग कैंडल का रेंज बने, एक और दो, दो बाइंग कैंडल के रेंज के हिसाब से 31% का रेंज बने। तो मैं जब नीचे आया तब मैंने एंट्री लिया, और यहाँ पे देखिए फाइनली टारगेट अचीव हुआ। और वो टारगेट कितने दिन में मिला? एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 99 डेज में। तो 100 डेज में कंपनी 30% का रिटर्न दिया। दूसरा स्ट्रेटेजीज के हिसाब से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, एक ही जगह पे कुछ कंपनी कुछ टाइम होल्ड किया, फाइनली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, तभी मैंने एक एंट्री लिया। और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, इस लोअर साइड तक स्टॉप लॉस लेकर मैं टॉप लेवल तक, मतलब 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो 1:3 रेशियो का मतलब है यहाँ पे इस कंपनी ने 100% का टारगेट मुझे देने वाले हैं, और स्टॉप लॉस होगा तो 30% के आसपास स्टॉप लॉस होने वाले हैं। इतनी हाई रिस्क ट्रेड लेकर मैं चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, नीचे तो आया ही नहीं, कंपनी भागते चले जा रहे हैं, तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो दूसरी बात, यहाँ पे भी देखिए एक बाइंग कैंडल बने, एक बाइंग रेंज बने 36% का। अगर नीचे आए, इस लेवल को टच करे, तो मैं फिर से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग करूंगा, क्योंकि हमेशा मैं कोई भी स्ट्रेटेजीज को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्यों छोड़ना नहीं चाहता हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ना नहीं चाहता हूँ? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आरबीएनएल के ऊपर फिर से 71 करोड़ का ऑर्डर मिला। वो भी किससे मिला? बीसीपीएल से। बीसीपीएल जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसके तरफ से कंपनी को 71 करोड़ का फिर से प्रोजेक्ट मिला। और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आरबीएनएल का जो डेटा है वो देखेंगे, कंपनी का सेल्स पॉजिटिव है। हाँ, दिस क्वार्टर मतलब जुलाई के जून के क्वार्टर में कंपनी के ऊपर सेल डाउन हुआ है, उस सॉरी रेवेन्यूज डाउन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन हुआ। तो रेवेन्यूज डाउन होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हो गया। तो टोटल इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या चल रहा है। क्या फ्यूचर में इस तरीके से सिचुएशन कंटिन्यू रहने वाले हैं? क्या फ्यूचर में ठीक फिर से वो ग्रोथ करने वाले हैं? ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि रेलवे सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जिसमें हमेशा हर बजट में कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो होता ही रहता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए, बर्जर पेंट के तो चार चांद लग चुके हैं। कंपनी फिर से जिस तरीके से रिकवरी किया, कोई भी एक व्यक्ति सोचा भी नहीं था कि इतना जल्द से जल्द वो रिकवरी करेगा। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। वो रीजन को दिखाने से पहले कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। तो जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था, एक कप मिले, उसके बाद दो बार तीन बार हैंडल मिले, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, और एक रॉकेट की तरह कंपनी भागे थे। और एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस मिला था 673 के आसपास। तो 673 के आसपास रेजिस्टेंस मिला था। और इस दिन मैंने वीडियो बना के आपको शेयर भी किया था कि कंपनी इस जगह पे टच किया है तो इसका मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट ना कर पाए तो बड़ा सा फॉल हो सकते हैं। हाँ, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि 2 दिन में ही इतना बड़ा क्रैश हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा, मगर अचानक कंपनी 2 दिन में ही बिग फॉल दिखा दिया। तो इस लेवल में ऐसा क्या है कि इतना बड़ा क्रैश हो गया? उसके पीछे रीजन देखिए, प्रीवियस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन, क्योंकि इसी जगह से कंपनी लगातार लगातार गिरते चले गए। तो यही पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई पैटर्न्स बने, आपको रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन को आपके मतलब हमेशा याद रखना होगा। तो कंपनी इतना बड़ा फॉल होने के बाद ऐसे क्या हो गया कि कंपनी यहाँ से बिग बाउंस किया, यहाँ से कंपनी शानदार रिकवरी किए। उसके पीछे मेनली जो रीजन है वो है क्रूड ऑयल।
अगर क्रूड ऑयल को प्राइस को देखेंगे तो क्रूड ऑयल का प्राइस 68 रुपीज़ आ चुके हैं। एक टाइम कंपनी 128 सॉरी रुपीज़ नहीं, $128 पर बैरल में चल रहा था। आज $68 बन चुके हैं पर बैरल में। तो ऑलमोस्ट 50% क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो चुके हैं। और पेंट सेक्टर में सबसे जो रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है वो है कौन सा? वो है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा है तो पेंट सेक्टर के ऊपर खतरा है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम है तो पेंट सेक्टर सही में ठीक ठाक चलेगा। और इस दिन से मतलब इतने दिनों से जो लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला था ना, वो यही रीज़न था, यही कारण था। क्योंकि आप खुद के कंपनी के डिटेल्स को देखेंगे तो बर्जर पेंट का एक बार मैं आपको डेटा दिखा दूं तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए रेवेन्यूज क्या हो गया, रेवेन्यूज में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। आप बर्जर पेंट को देख लीजिए, एक्जो नोबल को देख लीजिए, एशियन पेंट को देख लीजिए, सारे कंपनीज का रेवेन्यूज तो बराबर दिखेगा, ठीक ठाक, मतलब सेल्स तो तगड़ा हो रहा है, सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है प्रॉफिट में। क्योंकि देखिए अगर आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया बनाया, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट आया 90 रुपीज़। तो रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट और साथ बाकी खर्चा मिलाकर टोटल आपको 100 रुपीज़ पड़ा कोई प्रोडक्ट बनाने में। उस प्रोडक्ट को मान के चलिए आप 110 रुपीज़ में बेच रहा है। जो एग्जाम्पल में हमने एशियन पेंट के ऊपर दिया था वही सेम एग्जाम्पल आपको दे रहा है। तो आपको कितना फायदा होगा? 10 रुपीज़ का। तो सोचिए रॉ मटेरियल्स का प्राइस अगर 95 रुपये हो गया तो आपने तो जो प्रोडक्ट बेच रहा है तो 100 में ही बेच रहा है, तो आप तो वो प्राइस चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर टाइम बाजार नहीं है कि चलो आज सब्जी का दाम सब्जी का दाम आज 50 रुपीज़ है, कल मतलब 80 रुपीज़ हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी पेंट सेक्टर के ऊपर प्राइस को हाइक करने से पहले उसको दो बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि इतने ज़्यादा कंपटीशन मार्केट है, तो खुद हाइक कर देंगे तो लोग उस कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी को प्रोडक्ट खरीदारी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्शन करने में 95 लगा, सो रॉ मटेरियल 95 लगा, तो 100 में आप बेच रहे हैं। तो 100 में बेचेंगे 10, तो 10 का तो फायदा नहीं होगा। तो टोटल आपका जो कॉस्टिंग बढ़ गया, तो इसके अगेंस्ट में आपका फायदा कम हो जाएगा। तो यही एक कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि कंपनी इसके ऊपर एक प्रेशराइज बना है। तो अभी फिर से धीरे धीरे करके रिकवरी इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो चुका है। तो मेरे सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। जितने पॉइंट्स मुझे देखने को मिला, जिस पॉइंट्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, सिर्फ देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखकर काम नहीं करना है। आपको उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स को तो एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोई भी लेवल्स में अपने मान के चलिए यहाँ पे एंट्री लिया, उसके बाद ऊपर नहीं गया वो नीचे चला गया, कंपनी बेस्ट है तो एक ना एक दिन वो रिकवरी करेगा। तो जो प्रॉफिट मान के चलिए आपने बेस्ट कंपनी को चूज किया और ट्रेंडिंग कंपनी को चूज किया, तो वो प्रॉफिट मान के चलिए आपको 100 दिनों में मिलेगा। और जो कंपनी के ऊपर अभी स्लो डाउन है उसके ऊपर निवेश किया, शायद 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड आपको ज़्यादा लेगा, तो जिसके चलते आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपका परसेंटेज ऑफ CAGR वो भी कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है मार्केट के ऊपर। आपके ओपिनियन कुछ अलग है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना। क्योंकि आपके लिए लाइक तो फ्री है, मेरे लिए भी फ्री नहीं है। मेरे लिए देखिए मेरे पे पैसा तो कितना मिलेगा यूट्यूब से वो अलग बात है, आपका प्यार तो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपके साथ वीडियो लेके आ पाऊंगा। तो आपका प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है माइंड टेक लिमिटेड। तो माइंड टेक इंडिया लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 976 करोड़ के आसपास। तो छोटा सा कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर मेरा अपडेट जो है, जो कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको बोनस मिलने जा रहा है 1:4 रेशियो का, मतलब हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।